हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके लिए आपके टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और जितने भी नए फ्रेंड्स जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं है। ठीक है, आप ऑप्शन को देख लीजिए। और ऑप्शन ए है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी है स्पिरिचुअल आउटलुक, ऑप्शन सी है टॉलरेशन, ऑप्शन डी है कंटिन्यूटी। तो सही फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्नता में एकता। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। इन इतने ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारा भारत एक है। तो यही कारण है कि जो भारत है, भारत की संस्कृति काफ़ी विस्तृत संस्कृति है और इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए है ज्ञान अर्जन के लिए, ऑप्शन बी पुनर्जन्म के लिए, ऑप्शन सी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति के लिए, ऑप्शन डी है भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए। तो जो ऋग्वेद के काल में लोग इंद्र का आह्वान करते थे, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए इंद्र का आह्वान किया जाता था ऋग्वेद काल में। और फ्रेंड्स जो ऋग्वेद काल में इंद्र के लिए 250 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो अग्नि थे, अग्नि के लिए 200 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। और वैदिक पीरियड की ये खासियत है कि इसमें इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद का दर्जा प्राप्त है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वेदों की संख्या कितनी है? हमारे पास कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। और जो हमारे पास ऋग्वेद है उसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और जो वैदिक पीरियड होता है फ्रेंड्स, वैदिक पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल जो सबसे पहले आया है, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे कि लोहे की खोज किस समय हुई है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। और वैदिक पीरियड में भी कहाँ? उत्तर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से एक बुद्ध का समकालीन था? ठीक है, तो सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार को बुद्ध का समकालीन कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बुद्ध के समय में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। और जो सबसे पहली जो बौद्ध संगति थी वो किसके कार्यकाल में हुई है? अजातशत्रु के कार्यकाल में। ठीक है, और जो पहली बौद्ध संगति थी उसका आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ है। इसके बाद जो सेकंड थी वो काला अशोक के कार्यकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अशोक के समय में। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के कार्यकाल में, दूसरी कालाशोक में, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य से जाना जाता था? तो गुप्त काल में किसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? वो था श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने 319 एडी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। और जो इनका वास्तविक संस्थापक था, तो फ्रेंड्स जो वास्तविक संस्थापक का दर्जा प्राप्त है वो है चंद्रगुप्त प्रथम को। और समुद्रगुप्त के बारे में ये खासियत है कि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजाओं को हराया था। तो ये एक प्रसिद्ध प्रतापी
राजा था चंद्रगुप्त। और इसके अलावा हमारे पास कंदगुप्त भी एक प्रमुख शासक था। तो समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध शासक था। और जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी गुप्त काल में, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हमारे पास उदयगिरी है। तो उदयगिरी है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो जो उदयगिरी है वो कहाँ है, वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारे पास हर्ष ने निम्न सभी लिखी है सिवाय, ठीक है। तो हर्ष ने क्या क्या लिखा है, तो इन सभी इसमें से किसी एक को छोड़ करके बाकी सभी की सभी जो रचनाएं हैं जो हर्ष की है, इसमें जो कादम्बरी है इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है, बाकी सारी की सारी रचनाएं जो हर्षवर्धन की है। कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा से भी जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो 7 का सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतक प्रथम। तो प्रांतक प्रथम को मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। फिरोज तुगलक के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था, वो कौन सा शहर है, तो वो कौन सा शहर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा नहीं की गई थी। तो फ्रेंड्स जो इसमें शहर की स्थापना की गई थी, इसने 5 शहर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने, वो कौन कौन सा था। तो मुझे ये थोड़ा आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है। जो 5 शहरों की स्थापना की गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो वो तो एक तो हमारे पास था हिसार, ठीक है, जो हरियाणा में है। एक हमारे पास फिरोजाबाद, एक हमारे पास फिरोजपुर भी था जो पंजाब में है। तो जो इसका आंसर जो है वो मुझे सी लग रहा है इसका आंसर, फतेहाबाद। इसके अलावा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो 5 शहर हैं वो जौनपुर भी है जो कि यूपी में है, हिसार हरियाणा में है, फिरोजपुर पंजाब में है। जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और जो फिरोज शाह तुगलक थे फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था और ये कजिन था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का ये कजिन था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी तो थट्टा नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अगला शासक चुना गया था। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा प्रसिद्ध शासक था जिनको कि सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी जाती है। सल्तनत काल का अकबर के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और इसी के साथ इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता है। ये दोनों की दोनों संज्ञाएं इसे प्राप्त है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने न केवल 5 प्रसिद्ध शहरों का निर्माण किया था, इसके अलावा इसने सल्तनत काल में कई नहरें का विकास भी किया। उत्तर भारत की कई प्रसिद्ध नहरों का विकास किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा इसने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि कई प्रसिद्ध कार्य किए। इसने 1200 बाग बगीचे लगाए थे, ठीक है, 1200 बाग बगीचे का निर्माण किया था अपने कार्यकाल में। इसके अलावा इसने 5 प्रसिद्ध शहरों का निर्माण किया था। इसके अलावा भी इसने कई प्रसिद्ध कार्य किए हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक माना जाता है सल्तनत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई। तो गुलामों के ऊपर रोक किसने लगाई थी फ्रेंड्स, वो लगाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो गुलामों के निर्यात पर इसने रोक लगा दी थी। और सबसे ज़्यादा जो गुलाम रहते थे वो रहते थे फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे और इसने गुलामों के लिए कई प्रसिद्ध कार्य भी किए हैं। और एक विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक है
सल्तनत काल का, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास हमज जानमा किस पर एक कृति है, ठीक है। हम जानमान किस पर एक कृति है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो 10th का सही आंसर हुआ चित्रकला। हिंदुओं पर लगाए लगाए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था। तो हिंदुओं के ऊपर जो कर लगाए गए थे जजिया कर, तो जजिया कर पर शिवाजी ने विरोध किया था। और जो फ्रेंड्स जो जजिया कर होता था जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, और इसमें इसमें हिंदू आ गए, इसमें फिर सिख आ गए, ईसाई आ गए, जितने भी गैर मुस्लिम धर्म हैं उन सभी धर्मों से लिया जाता था जजिया कर। इसके अलावा जो जकात खराज था, खराज भी एक प्रकार का एक टैक्स है जो कि लिया जाता था। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है, और जो उसका सही आंसर है वह मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला को उसने बंदी बनाया था नादिर शाह ने। और ये जो जितने भी शासक बताए गए हैं जो मुगल वंश, उत्तर मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं, ठीक है, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध शासक हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। किसने लीडरशिप की थी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। तो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने लीड किया था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों को। और जो बंदा बहादुर की मृत्यु किसने की थी इम्पोर्टेंट है, और वो की थी फर्रुखशियर ने, ठीक है। फर्रुखशियर ने इससे मृत्युदंड की सजा दी थी बंदा बहादुर को। नेक्स्ट हमारे पास किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है। आरंभ में दीवानी अधिकार नहीं दिए गए थे, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए आपके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण। तो किसे दीवानी के अधिकार प्राप्त नहीं दिए गए थे, तो वो है दक्षिण को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अंग्रेजों ये जो जितने भी क्षेत्र बताए गए हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो सारे के सारे क्षेत्र थे बंगाल के अंडर जो दीवानी अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट हमारे पास है किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया। स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली थी उसे अस्तित्व में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये हमारे पास प्रमुख जनरल है, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्निवल्स के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कार्निवल्स के द्वारा ये लाई गई थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है देवबंद आंदोलन, वह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष में किया था। तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1918 में अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई। इसके अलावा 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ा जाता है, और इसने बारदौली सत्याग्रह में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे ये। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने। तो 19 का सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष 1939 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। Who made the following statement about the Cripps mission? It is a post dated check. तो सही आंसर महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने ये कहा था। नेक्स्ट हमारे पास मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं, तो उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक प्रकार है, एक्टिव वोल्केनो। वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो वो गैस का नाम क्या है? वो है आर्गन। काफी खतरनाक गैसेस है जो जारी के सारे। वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है, तो किससे मापा जाता है वातावरणीय दाब? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से, ठीक है। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय के पूर्णतः बाहर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है? ठीक है, तो 26 का सही आंसर है यूरोप, ठीक है। क्या आंसर है इसका? वह ऑप्शन नंबर बी यूरोप। बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जो कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री तक के एरिया को माना जाता है भूमध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ये खासियत होती है कि, ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश होगा इसमें, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र को माना जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो खासियत होती है कि इसमें सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारे पास इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं, तो इसका सही आंसर हमारे पास 27 का सही आंसर है वो पूर्णिमा। एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, खाद्य श्रृंखला। निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा एक सामान्य प्रदर्शक है? ठीक है, स्मॉग इज ए कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेसेस हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया। तो ईस्टर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है? तो हमारे पास इस लगभग ये हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जो सारे के सारे पूर्वी एशिया के देश हैं। नेक्स्ट हमारे पास वांगगोलू झील स्थित है, ठीक है, वांगगोलू इज सिचुएटेड, लेक वांगगोलू इज सिचुएटेड इन 31st का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टर्की। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार, ठीक है। माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला से पृथक हुआ,
ठीक है, अलग हुआ। तो 33 का सही आंसर वो है बनास घाटी। और माउंट आबू की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है, तो उससे कहा जाता है अजंता पर्वतमाला। ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है, तो दक्षिण कोयल। भारतीय परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम ऋतु है? तो बसंत ऋतु को प्रथम ऋतु के नाम से माना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है, उत्तर पश्चिम से कब करता है लौटना? वो करता है सितंबर में। लाल मिट्टी में कमी होती है, तो लाल मिट्टी में कौन सी कमी होती है? तो लाल मिट्टी में इन सभी तत्वों की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और लाइम हो गया। 39 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति की प्रधानता होती है? ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति की प्रधानता होती है, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ठीक है, आपको पता है कि भारत के राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। और मरुस्थलीय भूमि की जो खासियत होती है, इन वनस्पति की खासियत होती है कि जो जो इनकी जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनकी जड़ें काफ़ी नुकीली होती हैं, काफ़ी नीचे तक होती हैं, और ये इनकी पत्तियाँ काफ़ी कुटीली होती हैं। ठीक है, और पत्तियों की जो संख्या होती है और जो इनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग अधिकतम होता है? तो सही आंसर है मेरे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, केरला। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हैं और HP TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।